Hi everyone, this class is about Mahatma Gandhi, right? The father of our nation. अब महात्मा गांधी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. लॉ से रिलेट करते हैं हमेशा. लॉ से पहले बिफोर में क्या हुआ और आफ्टर में क्या हुआ. लॉ इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो की थी लंदन में, और साउथ अफ्रीका में इन्होंने जॉब की थी. जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि महात्मा गांधी ने जो पढ़ाई की थी वो साउथ अफ्रीका में की थी. नहीं, ही स्टडीड इन लंदन एंड ही वर्कड इन साउथ अफ्रीका. Born. He was born on 2nd October 1869 और 2nd October को इसलिए हम गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं. फैमिली में फादर मदर थे. फादर वाज करमचंद गांधी एंड हिज जॉब वाज दैट ही वाज दीवान ऑफ पोरबंदर स्टेट. मदर पुतलीबाई थी जिनके 4 बेटे थे, और जो मोहनदास थे ये सबसे लास्ट के सबसे छोटे बच्चे थे. ना 13 इयर्स ओल्ड जब थे तब उनकी शादी हो गई थी. कस्तूरबा मकांजी से हुई थी. इनके 4 बच्चे थे अगेन, ठीक है. फाइनली ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड ही थॉट कि यार मुझे कॉलेज नहीं करना, नॉर्मल बीए की डिग्री नहीं करनी, मुझे लॉ पढ़ाई करनी है. तो लॉ पढ़ने के लिए वो लंदन चले गए थे. लंदन में जाकर उन्होंने ही सेल्ड फ्रॉम बॉम्बे 4 सितंबर 1888 को वहाँ के कॉलेज में ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और 22 में उन्हें बार ज्वाइन करने को बोल दिया. मतलब ये फाइनली एक लॉयर बन गए. इन्हें लॉ की डिग्री इनकी कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया और वहाँ कोशिश की कि किसी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए लॉ की, लॉयर के तरीके से, बट उन्हें जॉब नहीं मिली. तो 1893 में काठियावाड़ में एक मुस्लिम मर्चेंट थे दादा अब्दुल्ला. उन्हें एक लॉयर चाहिए था. कहाँ के लिए चाहिए था? शिपिंग बिजनेस था उनका साउथ अफ्रीका में, उसके लिए चाहिए था. तब उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को अपने शिपिंग बिजनेस के लॉयर के काम के लिए भेजा. तब जाके वो साउथ अफ्रीका गए. 23 इयर्स की एज थी. अप्रैल 1893 में पहुंचे. 21 साल इन्होंने टोटल साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए. साउथ अफ्रीका जब भी हम बात करते हैं, महात्मा गांधी हैज फेस्ड सेवरल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ. लेकिन हमने बहुत कॉमन उनका एग्जाम्पल पढ़ा है दैट उन्हें ट्रेन से फेंक दिया था. इट वॉजंट जस्ट वन इंसिडेंट, उसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, he was not allowed to sit with Europeans, और उन्होंने बोला था फ्लोर पे बैठे, और इन्होंने मना किया नहीं ऐसा नहीं है, आई एम ऑल्सो लॉयर, आई एम ऑल्सो बिलोंग टू फर्स्ट क्लास. सो इसलिए उनकी बहुत पिटाई की गई थी. दूसरा, उन्हें गटर में डाल दिया था. क्यों? क्योंकि वो एक गोरे इंसान के घर के पास चल रहे थे. तीसरा, ट्रेन वाला इंसिडेंट, ठीक है, जहाँ से उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया था. फोर्थ इंसिडेंट, मजिस्ट्रेट जो था डर्बन कोर्ट का, उसने बोला था आपने जो अपने सर पे रखा हुआ है कैप, टर्बन रखी हुई है, आप उसे निकाल दीजिए. इंडियंस में हमारे कल्चरल वैल्यू ये है कि हमारे सर पे जो भी होता है दैट इज आवर रिस्पेक्ट, ठीक है, हमारी खुद की रिस्पेक्ट है, ठीक है. उसे निकालने को बोला था. सो ही वाज ह्यूमिलिएटेड इन द डर्बन कोर्ट आल्सो. उसके बाद ही थॉट कि यार दिस इज वेरी बैड, इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का फेज है वो स्टार्ट होता है. नया नीटो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेटरी बिल आया. इसमें था कि ब्लैक लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलेगा. इसके अगेंस्ट इन्होंने बोला. तब जाके इन्होंने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में फाउंड की. 97 में ही लैंडेड इन डर्बन, और वहाँ पर जितने भी वाइट सेटलर्स थे, जितना इन्होंने एग्रेशन दिखाया था कि यार हम इस चीज़ को अपोज करेंगे राइट टू वोट को, तो उन्होंने इन पे अटैक भी किया था. 1900 में बोर वॉर हुई थी फाइनली, जिसमें इन्होंने अलग से ग्रुप फॉर्म किया था और वॉलंटियर किया था. ग्रुप का नाम था नेशनल इंडियन एम्बुलेंस कोर. अब ये जो कोर था इसका काम क्या था? चाहे वो व्हाइट सोल्जर्स हो चाहे वो ब्लैक हो, हम सबकी हेल्प करेंगे. वॉर में सब कैजुअलिटी है, इक्वल है, तो हम हर किसी को हेल्प करेंगे, मेडिकल असिस्टेंस देंगे. इनके इतने अच्छे काम की वजह से इन्हें टाइटल दिया गया था केसरी हिंद बाय ब्रिटिशर्स. अब ये जो केसरी हिंद टाइटल है ये हो जाता है इम्पोर्टेंट. क्यों? केसरी हिंद हम बहुत सारे नामों से बहुत जगह सुनते हैं, ठीक है. केसरी हिंद लाला लाजपत राय को भी कहा जाता था. केसरी हिंद एक न्यूज़पेपर भी रहा है. केसरी हिंद हमने ब्रिटिशर्स को एक टाइटल दिया, क्वीन को हमने टाइटल भी दिया था, उसके लिए दिल्ली दरबार भी क्रिएट किया था. केसरी हिंद अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई का भी नाम है, करेक्ट. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. लेटर ऑन इन्हें अवार्ड किया गया था क्वीन साउथ अफ्रीका मेडल, और ये जो गांधी को मेडल दिया था वो आज भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी न्यू दिल्ली वहाँ पर सिचुएटेड है. 1906 में एक नेटल वोडका रिबेलियन बनी थी, और इसमें इन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए नेटल रिबेलियन मेडल भी दिया गया था. यहाँ से इन्होंने सत्याग्रह वर्ड सामने लोगों को बोला. सत्याग्रह क्या मतलब है? सत्याग्रह का 2 वर्ड्स है, ठीक है. सत्य एंड ग्रह मतलब डिवोशन टू ट्रुथ.
या तो आप सच बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सच्चे हो, आप कहीं पर भी कोई झूठ नहीं बोल, तो आपको नॉन वायलेंस की जरूरत ही, मतलब नॉन वायलेंस से ही काम हो जाएगा, वायलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच के साथ नॉन वायलेंस इज द ओनली कंपैटिबल थिंग। सच बोल रहे हो तो वायलेंट क्यों हो गए, करेक्ट, जो झूठ बोल रहे हो वो ज्यादा वायलेंट होगा, राइट। 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म स्टैब्लिश किया था जोन्सबर्ग के पास। इनका फ्रेंड जो थे हर्मन, उसके साथ इन्होंने ये फार्म स्टार्ट किया था। आफ्टर, अब ये था इनके लॉ का पहला, ठीक है, पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया। इसके बाद ये इंडिया आए। इंडिया कब आए थे? 1915 में। जनरली एवरीबडी गेट्स वेरी कंफ्यूज कि हाउ टू रिमेंबर द डेट्स ऑफ आफ्टर, ठीक है, पहले की तो कम है, तो आफ्टर का ध्यान रखना। इट्स 1915, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। एक लाइन में सारी डेट्स हैं, तो इन्हें याद करने का भी तरीका इतना इजी होगा। आप एक लाइन में डेट्स लिखिए, उसके सामने उसके काम लिख लीजिए, सो इट बिकम्स वेरी इजी। 15 में रिटर्न टू इंडिया क्यों आए थे, किसने बोला था? इनके फ्रेंड थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला था, ठीक है, और ये मैसेज किसने कन्वे किया था? C.F. एंड्रयूज। अब अगर हम बात करें रिटर्न टू इंडिया, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाने के बाद कभी इंडिया आए नहीं, सिर्फ 1915 में आए, ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत बार आते जाते रहते थे अपने काम से, ठीक है, बट फाइनली ही सेटल्ड इन इंडिया, सब कुछ अपना वहाँ पर खत्म करके 1950 में फाइनली ये सेटल हुए थे इंडिया में। 1960 हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था और यहाँ पे इन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। उसी साल 16 में ही जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, यहीं पर महात्मा गांधी मेट पुअर पीजेंट। उन्होंने बताया कि हमारे एरिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ब्रिटिशर्स इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं काम कर पा रहे हैं, अपनी ज़मीन पे अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो तब महात्मा गांधी उनकी हेल्प करने के लिए 1916 में चंपारण में सत्याग्रह किया था, ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह कहाँ था? इंडिगो प्लांटेशन के लिए किया गया था, ठीक है। इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो एक पौधा है जिससे एक ब्लू कलर की डाई बनती है। अब ये जो ब्लू डाई है उस टाइम यूरोपियन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, वहाँ का मार्केट हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है, जो भी वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है वहाँ सबसे ज़्यादा उसका कंजम्पशन होता था, तो इस वजह से ब्लू डाई वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना 1916 में ही साबरमती आश्रम भी स्टार्ट हुआ था। 17 ओके, डेट्स से इंटरचेंज। 17 में फिर खेड़ा में सत्याग्रह किया था गुजरात में, वहाँ पर पीजन अपराइजिंग था। और 18 में अहमदाबाद मील वर्कर्स जो थे उन्होंने उनके साथ महात्मा गांधी फास्ट पे गए थे। दिस वाज द वेरी फर्स्ट फास्ट जो इंडिया में महात्मा गांधी ने किया था। 18 में दिल्ली में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसे वाइसरॉय वॉर कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडियन सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे ब्रिटिशर्स की साइड से। लेटर ऑन वो बीमार हो गए थे और बीमार होने के बाद ही थॉट आई शुड लर्न समथिंग, ठीक है, तब जाके उन्होंने स्पिनिंग लर्न की थी। स्पिनिंग धागा उसमें बनाना, ठीक है, कॉटन से धागा बनाना। दिस इज वेयर उनका स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड कमिंग, करेक्ट। नाउ 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि 2 साल के लिए किसी को भी प्रिजन में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, 2 साल के लिए कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बदले इंडियंस ने एक नया सत्याग्रह लॉन्च किया, महात्मा गांधी ने एक नया सत्याग्रह लॉन्च किया जिसे कहा रॉलेट सत्याग्रह, इसी के रिएक्शन में। अब रॉलेट सत्याग्रह इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को लगा यार वी नीड टू स्टेप इन, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ कोई बाहर नहीं निकल सकता। अब सोचने की बात यह है कि 1919 में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अगर न्यूज़पेपर में आया भी होता तो लोग पढ़ नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन लाइन्स वर नॉट गुड, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राफ सर्विस भी नहीं थी, आपकी FM भी नहीं थी, जनवाणी, आकाशवाणी कुछ भी नहीं था, राइट। सो लोगों को कैसे पता था मार्शल लॉ लगा, तो लोगों को पता नहीं था। दिस वाज द बेसिक रीजन। अब 30 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बैसाखी का मेला लगता था। अब सबको पता है कि हाँ बैसाखी का मेला लगता है इस दिन को, तो लोग दूर दूर से आए थे वहाँ पर अपने बच्चों को फैमिलीज के साथ मिलाने के लिए। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में अंदर जाने में सिर्फ एक ही स्ट्रेट रूट है, ठीक है, एक ही गली है एंड इतनी नारो है कि वहाँ पर बस आर्टिलरी की वो सिंगल वाली गन्स जा सकती थी। आने जाने का वही एक रास्ता है। दिस इज द ओनली रीजन कि वहाँ इतना बड़ा मैसेकर हुआ। जनरल डायर थे, उन्होंने वहाँ पर अंदर आर्टिलरी गन्स ले गए और ओपन फायर करा दी थी, इसलिए उसे जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। April 13, 1919 का। अब जब ये मैसेकर हुआ तो ऑब्वियसली एवरीबडी वेंट इन शॉक, राइट। फिर 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की बात की। अब ये जो बीच का दायरा है ना, ये वाला इतना एरिया 1919 से 1920 में आप इससे पहले खिलाफत मूवमेंट भी बोलते हो।
खिलाफत मूवमेंट क्यों? महात्मा गांधी ने बोला जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होते हैं तो तब तक हम इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में बात ही नहीं कर सकते, हम अपनी फ्रीडम स्वराज के बारे में बात ही नहीं कर सकते, हम एक होना पड़ेगा। वहां पर खिलाफत मूवमेंट, दो ब्रदर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनसे बात करके हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब इसे खिलाफत मूवमेंट भी कह सकते हो, आप इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोल सकते हो, आप इसे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑल द नेम्स इज सेम। नॉन कॉपरेशन से आप क्या समझते हैं? नॉन कॉर्पोरेशन मतलब हम किसी के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आए, अगर आप अपने गेस्ट को पानी नहीं दोगे, चाय नहीं दोगे, उससे पूछोगे नहीं भाई हाउ आर यू और कैसे हाल चाल है, घर पे सब ठीक है, आओ आप चलो चाय पीते हैं, बिस्किट आपके लिए खाना लगाते हैं, तभी तो आपके घर आ रहे हैं। अगर कोई आपके घर में आ रहे हैं, उन्हें बिठाकर आप छोड़ गए, आप अपना काम करने लग गए, मार्केट चले गए, आप उसे पूछ नहीं रहे हो, उसे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो, तो वो क्यों आएगा आपके घर? मतलब आप उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। अब ये जो था महात्मा गांधी ने अपनी बुक में लिखा था इस बारे में, जिसका नाम है हिंद स्वराज, ठीक है, उस बुक में लिखा था, उस बेसिस पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया था और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया था। 1922 में फाइनली पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, चोरा चोरी यूपी में पड़ता है, वहां पर एक चौकी में आग लगा दी थी जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, होगी अंदर, ठीक है, यूपी में है, जाट ज्यादा है, हो गई, ठीक है, जस्ट जाट एंड जाट फाइनली करेक्ट। सो 1922 में चोरी चोरा का जो इंसिडेंट था उसमें चौकी में आग लगा दी थी और इस वजह से महात्मा गांधी से कि इट वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ही कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। 1919, ठीक है, समझना 1919 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। 1909 में हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने बुक लिखी, रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट सत्याग्रह आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, ठीक है। अब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे स्वदेशी मूवमेंट भी, खादी मूवमेंट भी बोलते हैं और खिलाफत मूवमेंट भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो हमने खिलाफत मूवमेंट की बात की, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। खिलाफत मूवमेंट या इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली दो ब्रदर्स थे, सुन्नी मुस्लिम्स थे। 1920 में इनके साथ हमने एक अलायंस किया, इन्होंने आईएनसी के साथ, जहां पर इसी साल में जमाया मालिया यूनिवर्सिटी भी क्रिएट की गई, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया गया फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है ना। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी भी क्रिएट की गई थी, रॉलेट एक्ट को रिपेल कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने कि यार ये लोग तो बहुत आगे कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं इस लॉ को ही हटा देते हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग, जिसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट और स्पिनिंग व्हील, जो महात्मा गांधी का चरखा था, वो 1921 में फॉर्म किया गया था। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन रिपेल कर दिया और महात्मा गांधी ऑब्वियसली वाज अरेस्टेड। व्हाटएवर मूवमेंट ही लेड, उनके बाद इन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी फाउंड की थी कांग्रेस के अंदर थी। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज भरकर आई थी वो सब कांग्रेस के अंदर हुई थी, आईएनसी के अंदर क्रिएट की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सेपरेट पार्टीज फॉर्म हो गई थी। 23 में स्वराज पार्टी फॉर्म की थी चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम हेल्ड हुआ था इंडिया में और इंग्लैंड में। इससे पहले ये हमेशा इंग्लैंड में होता था, पहली बार इंडिया में हुआ था। गांधी जी को छोड़ दिया गया था 1924 में और उसी साल हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म हुई थी। अब HRA ये HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी, ठीक है, दोनों नाम चलेंगे। कुछ बुक्स में HSRA लिखा है, किसी में HRA लिखा है, ठीक है। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, कि अपनी अपनी स्टेट्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए और ब्रिटिशर्स के रूल से बाहर हो। इसमें थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बाकी सारे लीडर्स, ओके। इनकी पहली रॉबरी जो हुई थी उसे कहते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट 3 हफ्ते का फास्ट रखा था कि यार ये गलत किया है, ठीक है ना। 1925 में RSS फॉर्म हुई। 1927 में साइमन कमीशन और बटलर कमीशन अनाउंस किए गए थे कि भाई ये कमीशन है और ये क्या करेंगे। देखो, ये दोनों कमीशन एक ही कॉन्सेप्ट के लिए हैं, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो साइमन कमीशन है वो इंडियन स्टेट्स के लिए था और जो बटलर कमीशन है प्रिंसली स्टेट्स के लिए क्या था, प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स आर जो द रूल्ड बाय प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस नहीं, प्रिंस। जो भी हमारा पूरा इंडिया था, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, या तो प्रेसिडेंसीज में या प्रिंसली स्टेट्स में,
ठीक है। प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? तीन थी हमारे पास, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, करेक्ट ना। और प्रिंसली से भी जो छोटे छोटे एरियाज प्रिंसेस के पास थे, करेक्ट। अब जो साइमन कमीशन था वो इनके लिए था और जो बटलर कमीशन था वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए था, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। 28 में बारडोली मूवमेंट है। बारडोली मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन कंसिडरेशन व्हेन यू स्टडी अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, करेक्ट। देन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस क्रिएट की गई, अगेन विद इन कांग्रेस हुई। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। अब साइमन कमीशन इंडिया आया, साइमन वापस जाओ के हमने नारे लगाए, वहाँ लाला लाजपत राय को डंडा लग गया उनके सर पे, वो बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई, जिसका बदला लेने के लिए उनके सारे टीम मेंबर्स आ गए थे, ठीक है। यू हैव नोन द होल स्टोरी ना। कांग्रेस लाहौर सेशन हुआ 1929 में, जिसमें पूंछ स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की। तब जाके 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू किया था, टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस वेरी डे ना। इंडिपेंडेंस डे हमने कहाँ सेलिब्रेट किया था? रवि नदी के तट पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि, ठीक है। 1930 में 31 जनवरी को महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, उसमें कुछ 11 डिमांड्स लिखी, उनमें से एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की। अब व्हाट इज सॉल्ट टैक्स? सॉल्ट इज नमक, बेसिक नमक, गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, मिडिल क्लास भी खाता है, हर क्लास खाती है, ठीक है। नमक इज रिक्वायर्ड, राइट। अब उसके ऊपर टैक्स लगाने का क्या मतलब था? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्स उस पर लगाया सॉल्ट प्रोडक्शन पे, कि कोई अपने आप बना नहीं सकता। अब एक बात बताओ, जो तट पे रहते हैं लोग, जो सी कोस्ट पे रहते हैं, गुजरात के कोस्ट पे रहते हैं, वो तो जनरेशन से रहते हैं, उन्हें तो सॉल्ट बनाना आता ही है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। और महात्मा गांधी को लगा था सॉल्ट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट जो पूरे इंडिया को मिला सकता है, एकजुट कर सकता है, राइट। इन्होंने अल्टीमेटम दिया 11 मार्च तक का कि भाई 11 मार्च तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, यू डिसाइड व्हाट टू डू, अदरवाइज इफ यू डोंट एग्री टू माय डिमांड्स तो हम एक मार्च निकालेंगे, ठीक है। तब उन्होंने 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। इरविन को भी लगा होगा यार ठीक है, बूढ़ा पागल हो गया, ठीक है, लेट इट गो। सो ही फाइनली लॉन्च दिस सॉल्ट मार्च। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी विद 78 वॉलंटियर्स, 240 माइल्स चले थे, 24 डेज कंप्लीट लगे थे। He reached this on 6 April दांडी। अब जो सॉल्ट मार्च थी इसमें विमेंस का बहुत रोल था। सरोजनी नायडू played a very important part in this. सरोजनी नायडू went to महात्मा गांधी and said कि यार जब आप नमक की ही बात कर रहे हैं तो नमक यूज़ कहाँ करते हैं? ज़्यादातर फीमेल्स करती हैं घर में, वो ज़्यादातर खाना बनाती है, तो आप क्यों नहीं आवाज़ देते हो उन फीमेल्स को कि वो भी आकर ज्वाइन करें? तब फीमेल्स ऑल्सो फेल्ट एम्पावर्ड एंड दे ऑल्सो ज्वाइन दांडी मार्च, राइट। फाइनली जब दांडी पहुंचे दे वायलेटेड दी सॉल्ट लॉ। ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने जितने लीडर्स उन्होंने अरेस्ट कर लिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, इस पे लोग भड़क गए, वायलेंस स्प्रेड हो गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, जहाँ मेजरली कोई जाए नहीं पाए क्योंकि सब अरेस्टेड थे। सो उसका कोई रिजल्ट नहीं हो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? बेसिकली एक राउंड टेबल था, उसके चारों तरफ बैठकर डिस्कशन करेंगे कि इन मुद्दों को सॉल्व कैसे करेंगे, करेक्ट, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था ना। 1931 में मार्च में गांधी रिट पैक्ट हुआ सबसे पहले, करेक्ट। क्यों हुआ? कि सिविल डिसोबीडियंस भाई तो बंद कर दे, हम बैठकर बात करते हैं। क्यों बात क्या करेंगे? वहां पर महात्मा गांधी ने एग्री किया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं आई विल टेक पार्ट लंदन। फिर दिसंबर में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फाइनली उसने कुछ अमेंडमेंट डाले और तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। सी 31 में हुई थी, लेकिन एडिट करते करते बातचीत करते करते फाइनल एक्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसे गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी लंदन से वापस आए और उस टाइम जैसे वो लैंड की उन्हें पता चला, गफर खान और नेहरू दोनों जेल में, ओ माय गॉड, और जितनी भी कांग्रेस के पार्ट है सबको इलीगल घोषित कर दिया है। तो महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया और फिर से अरेस्ट कर दिया। अब मूवमेंट का क्या है? जब आपने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, पूरी वर्ल्ड मीडिया उसे कवर कर रही थी, पूरा इंडिया एकजुट था, आपने लेकिन उसे कॉल ऑफ कर दिया, फिर आपने दोबारा उसे लॉन्च किया। अब जो दोबारा आपने लॉन्च किया उसमें इतना एंथुजियाज्म नहीं था लोगों के पास, या इतना इंटरेस्ट नहीं बचा था बेसिकली। 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच साइन हुआ था टू अपलिफ्ट द लोअर क्लास ऑल्सो। रिजर्वेशन या कम्युनल अवार्ड्स कह लो उसे, ठीक है। अब रिजर्वेशन बोलो या कम्युनल अवार्ड्स बोलो, ये सब एक ही टाइम में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोटेस्ट हुआ था इसके अगेंस्ट। कम्युनल अवार्ड्स क्या थे? कि जिस एरिया में एक कम्युनिटी रहती है उसका रिप्रेजेंटेटिव उसी कम्युनिटी का होगा, किसी और कम्युनिटी का नहीं होगा, ठीक है, दैट इज कम्युनल अवार्ड।
कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था और डिस्टिंग्विश करने लगे थे एरिया को, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया और फास्ट पे गए थे। इसी दौरान महात्मा गांधी ने लोअर क्लास को हाइजीन बोला था, दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। उनके साथ उन्होंने टॉयलेट्स भी क्लीन किए थे एंड ही सेड कि सबको बराबर रखना चाहिए। व्हाई डू वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल, अपर क्लास कौन है, लोअर क्लास कौन है, मिडिल क्लास कौन है, एवरीबडी इज इक्वल, राइट। 33 में टर्म पाकिस्तान डिराइव की बाय चौधरी रहमत अली। 34 में फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अगेन अनदर पार्टी वाज फॉर्म। गांधी जी ने यहाँ तक रिजाइन कर दिया था। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और इसी साल आरबीआई भी क्रिएट किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई। फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए जिसमें 11 में से 8 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और गांधी जी फिर से पॉलिटिक्स में रिटर्न आए। अब ये जो 8 जीती हैं, इन्हें ये लगता था कि अगर हम इलेक्शंस जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी पावर है, जहाँ रूल्स बन रहे हैं, हम उसमें रहकर इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हम आउटलाइंस में रहकर क्या हेल्प करेंगे इंडिया की, करेक्ट। 40 में आईएनसी सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। वहाँ पर ऑगस्ट ऑफर की बात हुई थी कि भैया अगस्त में हमें निपटाओ यार, हमें दे दो छुटकारा, वी वांट आवर इंडिपेंडेंस। वहाँ पर डिमांड फॉर पाकिस्तान भी उठी थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ये लग रहा था, मुस्लिम लीडर्स को ये लग रहा था कि यार हम हमेशा इग्नोर्ड रह जाते हैं, सो हमें एक अपना एरिया अलग चाहिए जहाँ पर हम अपने लोगों के साथ रह सकें। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुई 1939 टू 1945। तो ब्रिटिशर्स को लगा यार दिस इज द टाइम कि वो होता ना, बेटा आप काम पूरा करो मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ अ चॉकलेट फॉर अस। क्रिप्स मिशन आया इंडिया में जिसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया कि हाँ आप अपने लोगों को हमारे साथ हेल्प पे दो, कि भैया हाँ हम आपके सोल्जर्स ले जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, वो मरेंगे हम क्यों जाएं, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बोला यार ये ठीक नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। फिर आया क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पर महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो, भैया बहुत हो गया, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई जो फेल हो गई बिटवीन मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, इट फेल। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें ये बोला गया कि चलो हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे बाय अगस्त, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हम आज़ादी देने का काम कैसे करोगे, तो एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए एक नई गवर्नमेंट बनाते हैं जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलेंगे। इंटरिम का मतलब होता है अभी फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, राइट। इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके साथ साथ आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करो जिसमें आपकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो कि आप कंट्री चलाओगे कैसे, करेक्ट। तब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया। 16 अगस्त को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया। जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने ये बोला यार ब्रिटिशर्स को याद नहीं लेंगे, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये कांग्रेस के हैं, आईएनसी के, दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन इट, नोबडी इज लिसनिंग टू अस। तो काम करते हैं हमें अपने हाथ में ही सारी पावर लेनी पड़ेगी और हमें खुद अपना डिविजन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने मारकाट शुरू कर दी थी। दिस स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल बट इट एंडेड इन पंजाब। ना 47 को जून 3 प्लान आया था जिसके अंडर जुलाई 4 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। गांधी जी ने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया था, स्पेशली कैलकाटा एंड न्यू दिल्ली, जिससे कि जितना भी ये मारकाट था ये खत्म हो जाए। 30 जनवरी 1948 इंडिपेंडेंस के बाद नथुराम गॉडसे वाज वेरी मच अगेंस्ट महात्मा गांधी। ही फाइट 3 bullets and he executed Mahatma Gandhi in 1949. अब महात्मा गांधी was supposed to get a Nobel in this year, but he died. Okay. बिरला हाउस में गांधी स्मृति है, उन्हें क्रेमेट किया गया था राजघाट मेमोरियल में। ब्लैक मार्बल प्लेटफॉर्म पे ही नाम लिखा गया था, which was supposedly told that it was his last words. इनकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी इसका नाम है The Story of My Experiments with Truth। नई तालीम या नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कि हमें हर चीज़ के साथ अडेप्ट करना चाहिए। अगर वेस्टर्न एजुकेशन भी मिल रही है, वी नीड टू लर्न अकॉर्डिंग टू इट, अपने वैल्यूज ना खोएं लेकिन न्यू लर्निंग को भी मनाना करें। लिटरेरी वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज 1909 में थी, गुजराती में लिखी गई थी। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश नो राइट्स रिजर्व के नाम से। सत्यग्रह एक बुक लिखी थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में। एक पैराफ्रेज गुजराती में लिखा था जॉन रस्किन की बुक में अनटू दिस लास्ट। मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, इन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटीज भी क्रिएट की थी फॉरेन में। न्यूज़पेपर्स हरिजन गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका इन्होंने स्टार्ट किया था। यंग इंडिया इंग्लिश में, इंडिया में ही बनाया था। नवजीवन गुजराती में स्टार्ट किया था। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कलेक्शन ऑफ महात्मा गांधी के जो वर्क्स हैं इन बुक रिलीज की थी। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, यॉर्क यूनिवर्सिटी में इनका एक स्टैचू है। 69 में इंडियन सोवियत यूनियन ने एक पोस्टेज स्टैम्प इनके नाम से रिलीज किया था। इनका स्टैचू है ब्राजील में साउथ पाउलो में।
लार्जेस्ट गांधी स्टैचू जो अभी तक वर्ल्ड में दैट इज स्टिल इन बेंगलुरु। 2007 में यूएनजीए ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी घोषित कर दिया था। तो 2 अक्टूबर हम सब ये नहीं कहते हैं कि इट इज गांधी जयंती, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। यूएनजीए इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। Why we know him? Why do we call him as father of the nation? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर इनको महात्मा बोला था। अब ये ट्रेडिशन कहाँ से आई? 2012 में आरटीआई में ये चीज़ डाली गई थी, पूछी गई थी किसी ने आरटीआई के थ्रू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंसर था वी डू नॉट परमिट एनी टाइटल एक्सेप्ट वंस एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और मिलिट्री सर्विसेज। So Mahatma Gandhi is a feeling that we call him father of the nation. It is not written in a constitution basically, correct? एक स्टोरी ये है सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, दूसरी स्टोरी ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आर्टिकल में भी महात्मा रेफर किया था इन्हें। Thank you for this class and if there is anything just to give me a feedback. Thank you.